Hello students, today we are starting chapter 5 from civics class 10th and your chapter name is popular struggles and movements। तो जैसे कि चैप्टर से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉपुलर स्ट्रगल्स, ठीक है, और कुछ आपके मूवमेंट्स आपके डेमोक्रेसी में आपने देखने को मिले होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपका जो स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे आपके मूवमेंट ऑफ नेपाल से, जो कि आपके डेमोक्रेसी के लिए हुआ था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हम इसका। चलिए, इन द अर्लियर चैप्टर्स वी डिस्कस्ड व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी एंड हाउ different types of government and various social groups share power. In this chapter, we will carry this discussion further and see how those who exercise power are constrained by the influence and pressure extract on them. Democracy almost invariably involves conflict of interest and viewpoints. तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी कि क्या आपकी पावर शेयरिंग होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके की गवर्नमेंट की जो टायर्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात हमने सीखा कि क्या जो आपके जो डेमोक्रेसी के अंदर जो आपके जो अलग अलग टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंटरेस्ट के और जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं वो भी हमने देखे, ठीक है। दीज डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनाइज्ड व्यूज। दोज हु आर इन पावर आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस दीज कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स एंड प्रेशर्स। तो जो पावर्स में होते हैं उन्हीं का ये काम है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है डिमांड्स का या जो व्यू पॉइंट्स का, उनको वो क्या करे, शॉर्ट आउट करे, ठीक है ना। वी बिगिन दिस चैप्टर विद अ डिस्कशन ऑफ हाउ स्ट्रगल्स अराउंड कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स एंड प्रेशर शेप्स डेमोक्रेसी। तो अब हम इस चैप्टर को जो शुरुआत करेंगे वो कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या स्ट्रगल्स जो होते हैं जो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो किस तरीके से डेमोक्रेसी को एक तरीके से अच्छी शेप देता है, ठीक है ना, या कोई भी शेप देता है, ठीक है। दिस लीड्स टू एन एनालाइज ऑफ द डिफरेंट वेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू विच ऑर्डिनरी सिटीजन कैन प्ले अ रोल इन डेमोक्रेसी। In this chapter, we look at the direct ways of influencing politics through pressure groups and movements। तो ये हम देखेंगे कि कैसे एक सिटीजन डायरेक्टली डेमोक्रेसी में अपना रोल प्ले करता है और कैसे वो एक तरीके से प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस बनाता है पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है ना। दिस लीड्स अस इन द नेक्स्ट चैप्टर टू द डायरेक्ट वेज ऑफ कंट्रोलिंग पॉलिटिकल पावर इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो उससे क्या होगा कि जब आपका प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट से आप क्या करोगे, इन्फ्लुएंस करने लग जाओगे डायरेक्ट पॉलिटिक्स में, तो उससे एक नया चैप्टर बनेगा पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसमें किस तरीके से डायरेक्टली जो आपके कॉमन मैन होता है वो उसमें इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी जो आपकी नेपाल में आई उसके लिए क्या स्ट्रगल है, चलिए देखते हैं। नेपाल विटनेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। द मूवमेंट वॉज एम्ड as restoring democracy. Nepal, you might recall, was one of the third wave country that had won democracy in 1990। तो आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि जो नेपाल है वो थर्ड वेव कंट्रीज है। थर्ड वेव कंट्री का मतलब वो कंट्रीज होती हैं जिनको कि थर्ड वेव में डेमोक्रेसी मिली अपनी कंट्री में। आपको पता है कंट्री में पहले क्या था, आपका मोनार्की थी, ठीक है ना। तो उससे उन्होंने उसको कन्वर्ट करके स्ट्रगल से उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया 1990 में। इसी तरीके से आपके पास फर्स्ट वेव थी जो कि आपकी अर्ली 90s में स्टार्ट हुई थी। सेकेंड वेव थी जो कि आपका एक तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एक तरीके से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और थर्ड वेव आपकी 1970 से और 1990 के अराउंड इसको स्टार्टिंग माना जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड वेव कंट्री जिसने कि आपको अप्रैल 2006 में आपको क्या हुआ, फाइनली आपको डेमोक्रेसी के लिए स्टार्ट किया और 2008 में इनको मिल गई थी, ठीक है ना, डेमोक्रेसी। तो ये आपको 20th सेंचुरी भी आप इन्हें कह सकते हैं जो कि थर्ड वेव कंट्रीज में आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखें। Although the king formally remained the head of the state, the real powers exercised by popular elected representatives. The king Birendra, who has accepted this transition from absolute monarchy to constitutional monarchy, was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001। तो जो आपके किंग थे वो एक तरीके से हेड बने रहे वहाँ पे, ठीक है, बट जो आपका पावर था वो किसका था, पॉपुलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो उन्होंने वहाँ पे जो उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, जिन पॉपुलर लीडर्स ने उनके पास पावर आ गई, ठीक है। और जो वीरेंद्र थे वो क्या थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई मोनार्की से उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दी जाएगी जो अंडर वो कॉन्स्टिट्यूशन के काम करेंगे। और जो उनकी डेथ थी वो क्या थी, एक तरीके से मस किया था, पूरी फैमिली को मार दिया गया था
वन में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो नए किंग बने तो उन्होंने क्या किया कि जो आपकी जो डेमोक्रेटिक जो रूल्स थे उसको सबसे पहले तो उन्होंने उसके लिए वो रेडी नहीं थे, उसको उन्होंने मना कर दिया, ठीक है ना। और उन्होंने एडवांटेज लिया जो कम पॉपुलैरिटी थी उस पार्लियामेंट की जो इलेक्टेड हुई थी उसी टाइम पे, उसका उन्होंने फ़ायदा लिया और उसको उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, डिसमिस कर दिया प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ अप्रैल 2006 वाज एम टू रिगेनिंग पॉपुलर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द किंग। तो ये जो दूसरा आपका जो दोबारा से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ था, क्योंकि वो दोबारा से क्या चाहते थे, उसके ऊपर कंट्रोल चाहते थे, ठीक है ना। तो जब उनको कंट्रोल चाहिए था तो स्ट्रगल करना पड़ा उनको। तो ये दोबारा से आपका 2006 में आपका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अब यहाँ पे कुछ आप पिक्चर्स देख सकते हैं। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से आपका स्ट्रगल या आपका मूवमेंट चला रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल ऑफ नेपाल इन रियली डिमांडिंग रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अब क्या हुआ उसके बाद। ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट फॉर्म अ 7 पार्टी अलायंस SPA, ठीक है ना, 7 पार्टी अलायंस एंड कॉल फॉर अ 4-day स्ट्राइक इन काठमांडू द कंट्रीज कैपिटल, ठीक है। तो उन्होंने 7 पार्टीज ने मिलकर क्या बनाया, एक अलायंस बनाया, जिससे कि उन्होंने क्या किया उसके बाद, सबसे पहले तो उन्होंने क्या 4 days का स्ट्राइक किया, ठीक है ना, बंद करवाया कंट्री कैपिटल को, ठीक है। This protest soon turned into an indefinite strike in which Maoist insurgents and the various other organizations joined hands. तो जब ये आपका जो स्ट्राइक था ये थोड़ा सा बड़ा रूप में हो गया तो वो क्या बन गया, एक तरीके से मॉइस्ट मूवमेंट बन गया, जिसमें कि मॉइस्ट लोग भी जुड़ गए। मॉइस्ट वो होते हैं जो एक तरीके से सरकार के अगेंस्ट हथियार उठा लेते हैं किसी भी उनके डिसीजन में, ठीक है ना। पीपल डिफाइड कर्फ्यू एंड टुक टू द स्ट्रीट। द सिक्योरिटी फोर्सेस फाउंड देमसेल्व्स अनेबल टू टेक ऑन मोर देन 1 lakh पीपल हु गैदर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे टू डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो फोर्सेस थे वो भी उस स्ट्रगल को नहीं संभाल पाए, क्योंकि मोर देन 1 lakh पीपल रोज वहां पे आगे स्ट्रीट में आगे इकट्ठा हो जा रहे थे, तो कैसे उनको डील कर पाते, ठीक है ना। द नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स रीच्ड बिटवीन 3 to 5 lakhs ऑन 21 अप्रैल एंड दे सर्व्ड एन अल्टीमेटम टू द किंग। अब उन्होंने क्या किया, जब वो इतने ज़्यादा होने लग गए वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटम दे दिया किंग को कि भाई अब तो आपको हमको डेमोक्रेसी वापस करनी पड़ेगी और आपको यहाँ से अपनी मोनार्की को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। द लीडर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिजेक्टेड द हाफ हार्टेड कंसेशंस मेड बाय द किंग। अब किंग ने क्या किया कि थोड़ा सा चाल चली, उसने क्या किया कि थोड़ा बहुत उनको कंसेशन दे दिया, भाई ऐसा ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा आप पावर ले लो, थोड़ा हम ले लेते हैं। पर जो लोगों ने क्या किया उस चीज़ को बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है ना। दे स्टक टू देयर डिमांड फॉर रिस्टोरिंग ऑफ पार्लियामेंट पावर टू ऑल द पार्टी गवर्नमेंट एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पावर को मना कर दिया और उन्होंने कहा हमें तो पूरी पावर चाहिए, और उन्होंने कहा कि हमें तो पूरी पार्लियामेंट बनानी है, रिस्टोर करेंगे। और दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑन 24 अप्रैल 2006 द लास्ट डे ऑफ द अल्टीमेटम द किंग वाज फोर्स्ड टू कंसीड ऑल 3 डिमांड्स। तो फोर्स कर दिया गया, लास्ट के जो आपके दिन था उस दिन किंग को फोर्स करके उसको डिमांड्स को पूरा करना पड़ा। द SPA चूज गिरिजा प्रसाद कोइराला एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर उनके बाद उन्होंने सेलेक्ट किया वो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, अपनी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम मतलब जो स्टार्टिंग जो बेसिक गवर्नमेंट थी उस टाइम के लिए, ठीक है ना। द रिस्टोर्ड पार्लियामेंट मेट एंड पास लॉज टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग। द SPA एंड द मॉइस्ट केम to an understanding about how the new constituent assembly was going to be elected। तो जो आपकी SPA थी उसने क्या किया, SPA और जो आपके मॉइस्ट थे वो एक अंडरस्टैंडिंग में आए और उन्होंने क्या किया कि भाई जो अब इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे होगी आपकी, जो इलेक्टेड होगी, ठीक है ना। दिस स्ट्रगल केम टू नोन एज द नेपाल्स सेकेंड मूवमेंट फॉर democracy. The struggle of the Nepali people is a source of inspiration to democrats all over the वर्ल्ड, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं नेपाली मूवमेंट से, किस तरीके से उन्होंने अपने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया, ठीक है ना। अब हमारे पास अगली स्टोरी, वो भी एक तरीके का एक स्ट्रगल है। अब वो किस चीज़ का स्ट्रगल है, चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो स्ट्रगल है हमारा वाटर के ऊपर। सो बोलीवियाज वाटर वॉर। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है
वाटर वॉर की बात कर रहा है, तो वाटर वॉर में क्या हुआ होगा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ पोलैंड एंड दैट ऑफ नेपाल अप्लाई टू द स्ट्रगल फॉर स्टैब्लिशिंग और रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। अब पोलैंड की स्टोरी आपने 9th में पढ़ी थी, ठीक है, और नेपाल अभी आपने पढ़ा, तो वो क्या है आपका, डेमोक्रेसी को रिस्टोर दोबारा से स्टैब्लिश करने की थी स्ट्रगल। बट द रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स डज नॉट कम टू एन एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी तो आपने बना दी स्ट्रगल करके, तो क्या आप स्ट्रगल वालों का या जो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो मूवमेंट का काम खत्म थोड़ी हो गया। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट्स के द्वारा गलत हो सकती हैं, उसको अपोज करने के लिए या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी जो गलत बन गई है उसको सही करने के लिए क्या होना पड़ेगा, कई बार उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वही एग्जाम्पल अब यहाँ देखेंगे। चलिए, People's successful struggle against the privatization of water in Bolivia reminds us the popular struggles are integral to the working of democracy। तो मतलब वही तो कह रहा है ये कि जो आपके स्ट्रगल्स होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेसी को, उसको आप हटा नहीं सकते, ठीक है ना। Bolivia is a poor country in Latin America. The World Bank persuaded the government to give up its control of municipal water supply. The government sold these rights for the city of Cochabamba to a multinational company, MNC। MNC को multinational company कहा जाता है। तो क्या हुआ, अब जो बोलिविया था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी एक सिटी थी जो कि कोचाबाम्बा उसका नाम है, उसके जो आपके वाटर के जो राइट्स थे वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिए। पहले वो गवर्नमेंट के थे, उन्होंने बेच के, क्योंकि वो बहुत गरीब कंट्री थी, तो कंपनी को दे दिए। तो उससे क्या हुआ, द कंपनी इमीडिएटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर बाय 4 टाइम्स, ठीक है ना, उन्होंने 4 गुना एकदम सीधा पानी का प्राइस बढ़ाया। Many people received monthly water bill for ₹1,000 in a country where average income is around 5,000 a month। अब आप देख सकते हैं 5,000 जो मंथ कमाता है उसके लिए 1,000 का अगर बिल आए तो उसके लिए कितना प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, ठीक है ना। दिस लीड टू अ स्पॉन्टेनियस पॉपुलर प्रोटेस्ट। तो उससे क्या हुआ, जैसे ही ये सब हुआ तो उसके बाद डायरेक्टली स्पॉन्टेनियस का मतलब एक के बाद एक, तुरंत उसके बाद ही क्या हो गया, स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। इन जनवरी 2020 अ न्यू अलायंस ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स ऑर्गेनाइज अ सक्सेसफुल 4-day जनरल स्ट्राइक इन द सिटी। द गवर्नमेंट अग्रीड टू नेगोशिएट एंड द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। तो अब जब उन्होंने स्ट्राइक किया तो उसके बाद क्या हुआ, उनको लगा कि भाई चलो गवर्नमेंट ने हमारी बात मान ली है तो हम अपनी जो स्ट्राइक है उसको ऑफ कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने भी उनकी बात मान ली, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद, येट नथिंग हैपेंड। द पॉलिसी रिस्टोर टू ब्रूटल रिप्रेशन व्हेन द एलिगेशन वाज स्टार्टेड अगेन इन फरवरी। लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट किया तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ वहां पे लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है जब आपकी फोर्स, आपकी आर्मी, आपकी पुलिस फोर्स आपको कंट्री के अंदर लगा दी जाती है, ठीक है, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बट द पावर ऑफ पीपल फोर्स द ऑफिशियल of the MNC to flee the city and made the government concede to all the demands of the protesters। तो उससे क्या हुआ कि जब लोग इतने सारे थे तो लोगों ने फोर्स कर दिया MNC के जो मेंबर्स थे उनको कि वो यहाँ से चले जाएं और हमको फ्री कर दिया जाए सिटी को, और गवर्नमेंट को भी उन्होंने फोर्स किया कि हमारी जो डिमांड्स है उनको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। The contract with the MNC was cancelled and water supply was restored to municipality at older rates। तो दोबारा से आपका वो रिस्टोर किया गया, दोबारा से जो सारी पावर थी वो म्यूनसिपालिटी को दी गई और पुराने रेट पर वापस उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। दिस केम टू नोन एज द बोलिवियास वाटर वॉर। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, आपका बोलिविया वाटर वॉर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स। कुछ देखते हैं पॉपुलर स्ट्रगल्स क्या क्या थे, क्या उनके रिजल्ट्स थे। चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा कि जो दोनों स्टोरीज हैं वो क्या है, बहुत ही डिफरेंट हैं। एक तो था आपके डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कि स्ट्रगल था नेपाल का डेमोक्रेसी के लिए, और दूसरा था बोलिविया के लिए जो कि आपके एक तरीके से गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसके डिसीजन के लिए जो कि उन्होंने गलत ले लिया था उसको करेक्शन के लिए था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एक तो डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए था और एक स्पेसिफिक जो उनकी पॉलिसी थी जो कि गलत थी सिटीजन्स के लिए, उनके अगेंस्ट थी, उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। पर जो दोनों स्ट्रगल्स थे वो क्या थे, बहुत ही सक्सेसफुल थे और उनके डिफरेंट इम्पैक्ट थे गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना। अब आपने देखा कि जो इनके बीच में जो भी आपके जो स्ट्रगल्स हुए, दोनों स्ट्रगल्स आपने देखे,
तो जो दोनों स्ट्रगल्स थे वो क्या थे आपके, एक तरीके से कुछ ना कुछ उसमें ऐसे एलिमेंट थे जिनको हम सीख सकते हैं। अब वो सीखने के लिए क्या एलिमेंट है उनको हम देखेंगे। वो एलिमेंट थे कि आपके पास सबसे पहले तो जो आपका स्ट्रगल्स था वो किसका था, वो लोगों के द्वारा मास मोबिलाइजेशन था। मतलब मास मोबिलाइजेशन मतलब बड़े रूप में लोग जब मोबिलाइज करते हैं किसी भी स्ट्रगल के लिए, ठीक है। और किस लिए था वो, उनको पूरा एक डेमोक्रेटिक सपोर्ट चाहिए था जिससे कि वो डिस्प्यूट को ख़त्म कर सके, ठीक है ना। और जो इसका रोल था वो किसका था, लोगों का तो था ही, उसके साथ साथ क्या था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का भी उसमें रोल था जिससे कि वो आसानी से उस स्ट्रगल को लीड कर सके, ठीक है ना। अब देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स, इट इज़ पॉसिबल दैट सम सिग्निफिकेंट डिसीजंस में टेक प्लेस दो कंसर्न्स एंड मे नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। अब कई बार क्या होता है, डेमोक्रेसी जो इवॉल्व होती है वो क्या कह रहा है, जो सबसे पहले जो डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है वो पॉपुलर स्ट्रगल से आई है। आप किसी भी कंट्री की बात करें वहाँ पे पहले स्ट्रगल हुआ है तब जाके डेमोक्रेसी को क्या हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो वही चीज़ वो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो आपके डिसीजन होते हैं वो कई बार ऐसे हो सकते हैं आपको नहीं भी सही लगेंगे, ठीक है, और कई बार बहुत सही होते हैं जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। बट दैट वुड बी एन एक्सेप्शन। पर वो यही बात कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ कई बार ऐसा डिसीजन आ जाए जिससे सब लोग खुश हो जाए तो ये एक एक्सेप्शन होगा कि मतलब जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते। किसी ना किसी को गवर्नमेंट के किसी ना किसी डिसीजन से सब लोग तो इक्वल हो नहीं सकते हैं, ठीक है ना कोई ऑब्जेक्शन कर ही सकता है, ठीक है ना। Defining moments of the democracy usually involve conflict between those groups who have exercised power and those who aspire for a share in power। तो स्ट्रगल कहाँ स्टार्ट होता है, अब जो आपकी पॉलिसी होगी तो जिस पॉलिसी से कुछ लोगों को तो पावर्स मिल जाएगी और कुछ लोग क्या होंगे उस पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। दिस मोमेंट्स कम व्हेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ें, ये स्ट्रगल कब पैदा होते हैं, जब ये तीन चीज़ें होती हैं, या तो आपका डेमोक्रेसी में आप कन्वर्ट हो रहे हो, या आपके जो डेमोक्रेसी आप उसको बढ़ा रहे हो, या आप डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मतलब उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो ज़्यादातर ये चीज़ें तब देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन। Sometimes it is possible that conflict is resolved by using the existing institutions like the parliament or the judiciary। अब हर बार जरूरी नहीं है कि स्ट्रगल ही करना पड़े, रोड पे आना पड़े आपको, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि आपके डिसीजन क्या होते हैं, आपके पार्लियामेंट में भी कुछ जो आपको लीडर्स होते हैं वो उसको समझते हैं और उसको दोबारा से वो पॉलिसी को सही कर लेते हैं, या अगर वो नहीं करते हैं तो आपके पास जुडिशरी है, वो उसको कन्फ्लिक्ट जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है, पॉसिबिलिटी है, उसको वो सही कर सकती है, ठीक है ना। But when there is a deep dispute, very often these institutions themselves get involved in the dispute। अब जब कोई बड़ा ही डिस्प्यूट हो जाएगा तो कई बार वो क्या कह रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अगर लीडर्स ने वो खुद जानबूझकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है तो उस पॉलिसी में तो वो खुद ही इन्वॉल्व है, तो वो उसको सही क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो जब वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे या जुडिशरी खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो उसको रिजॉल्व क्यों करेंगे, ठीक है ना। द रिसोल्यूशन हैज़ टू कम फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द पीपल। तो उससे क्या कहना चाह रहे हो, जो आपका उसका सोल्यूशन होगा वो कहाँ से आएगा, उनसे बाहर से आएगा, और जो कि क्या है लोगों के थ्रू आएगा, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट क्या देखेंगे, दीज कॉन्फ्लिक्ट एंड मोबिलाइजेशंस आर बेस्ड ऑन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो ये आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उससे क्या होता है, ये नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। जैसे कि True, there is an element of spontaneously in all such historic movements, but the spontaneous public participation comes effective with the help of political parties। अब कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जब वो आपको पॉपुलर स्ट्रगल में या कोई भी आपने देखे होंगे वो जब वो आपको सपोर्ट करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लोगों को एक साथ, जो उनके लीडर्स होते हैं वो उनको एक साथ इकट्ठा कर पाते हैं, एक मास मोबिलाइजेशन उसको बना पाते हैं, ठीक है ना। देयर कैन बी मैनी एजेंसीज ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स, दिस इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स। तो ये अलग अलग टाइप के इसमें ग्रुप्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स हों, चाहे वो मूवमेंट्स हों, ये सब मिलकर किसी भी एक स्ट्रगल को क्या बनाते हैं, मास मोबिलाइजेशन उसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से मोबिलाइजेशन होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, ठीक है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं।
Let us go back to our two examples and look at the organization that made these struggles successful. तो क्या चीज़ें थी, किस चीज़ से स्ट्रगल बना सही, ऐसे क्या चीज़ें थी, आपने जो दो एग्जाम्पल देखे उनमें क्या था ऐसा कि जो वो सक्सेसफुल हो गया. वी नोटेड दैट call for identity strike was given by the SPA or Seven Party Alliance in Nepal. This alliance included some big parties that had some members in the parliament, ठीक है ना, but the SPA was not the only organization behind the mass अपसर्ज. तो केवल एसपीए ही नहीं थी जिसने इतना बड़ा नेपाल में स्ट्रगल किया, जो मास मूवमेंट चलाया वो कैसे चलाया, बाकी और भी उसमें क्या थे, आपकी जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी, मोइस्ट थी, उन लोगों ने भी उसमें सपोर्ट किया. पर वो जो आपके मोइस्ट लोग थे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते थे. तो उससे क्या हुआ, दिस पार्टी इन्वॉल्व एन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द नेपाली मूवमेंट. अब इन्होंने क्या किया कि जो मोइस्ट थे, मैंने आपको बताया था, वो आर्म स्ट्रगल पे बिलीव करते थे एंड हैड स्टैब्लिश्ड इट कंट्रोल ओवर द लार्ज पार्टी ऑफ नेपाल. तो उन्होंने क्या कर लिया था, तो उन्होंने आपके जो आर्म्स के हेल्प से क्या कर लिया था, बहुत बड़ी एक तरीके से नेपाल के जो पार्ट में क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, ठीक है ना. दिस स्ट्रगल इन्वॉल्व मैनी ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज. ऑल मेजर लेबर यूनियंस एंड अदर फेडरेशंस ज्वाइन द दिस मूवमेंट. तो क्या किया, मैंने आपको बताया था ना, केवल एक पार्टी से ही नहीं होता, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. जब वो आपस में मिले तब जाके क्या बना आपका, वो मूवमेंट आपका सक्सेसफुल बना, ठीक है ना. और क्या हुआ इसमें देखेंगे, और कौन से लोग थे इसमें, आपके पास इंडिजीनियस पीपल थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स थे. इन सब ने क्या किया, आपका सपोर्ट दिया मूवमेंट को, ठीक है ना. तो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अकेले एक पार्टी से तो आप इतना सपोर्ट नहीं ले सकते ना लोगों का. तो इसलिए क्या हुआ, डिफरेंट ग्रुप्स ने वहाँ पे अपना सपोर्ट किया. चलिए अब आगे देखते हैं. द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलिविया वॉज नॉट लेड बाय पॉलिटिकल पार्टी. अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने लिए थोड़ी तो स्ट्रगल किया, क्योंकि किसी गवर्नमेंट ने ही तो वहाँ पे किया था. गवर्नमेंट ने ही जो आपके वाटर के जो राइट्स थे वो म्यूनसिपालिटी से निकाल के एमएनसी को दे दिया था. तो किसने फिर वहाँ पे स्ट्रगल किया, चलिए देखते हैं. दिस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज्ड लोकल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग इंजीनियर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट. तो ये सारे लोग इसमें थे. दे वर सपोर्टेड बाय फेडरेशंस ऑफ फार्मर्स हु रिलाइड ऑन इरिगेशन. तो फार्मर्स ने भी उनको सपोर्ट किया. फिर क्या है उसके बाद, द कन्फेडरेशन ऑफ फैक्ट्री लेबर्स यूनियंस, उनका भी उनको सपोर्ट मिला. मिडिल क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोचाबाम्बा, उन्होंने भी सपोर्ट किया, ठीक है ना. एंड द सिटीज ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ होमलेस स्ट्रीट चिल्ड्रन, सब लोगों ने क्या किया, उसको सपोर्ट किया, ठीक है ना. तभी जाके वो क्या हुआ, आपका जो मूवमेंट है उसको इतना सपोर्ट मिला, ठीक है. और जो मूवमेंट है उसको एक तरीके से जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने भी सपोर्ट किया. और तब जाके क्या हुआ, इन 2006 दिस पार्टी केम टू पावर इन बोलिविया. तो उसके बाद क्या हुआ, बोलिविया में इस पार्टी को आपको क्या मिल गया, पावर मिला, ठीक है ना. तो आपने देखा होगा, आपने एग्जांपल्स देखे दोनों स्टोरीज के, तो इससे को मिला हमें. चलिए देखते हैं. वी कैन सी दैट इन डेमोक्रेसी सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क बिहाइंड एनी बिग स्ट्रगल. ये तो हम कह रहे थे कि जो आपका स्ट्रगल होता है उसके पीछे क्या होता है, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम चलता है, वही लोग उसको चला रहे होते हैं, तब जाके वो बड़े एक रूप में बन पाता है, ठीक है ना. दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्ले their role in two ways. One obvious way to influencing the decisions in the democracy is direct participation in the competitive politics. एक तो ये जो प्रेशर ग्रुप है डायरेक्ट गवर्नमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो भी उनका डिसीजन होगा वो क्या होगा, वो लोगों के लिए सही होना चाहिए, और अगर गलत होता है तो वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, ठीक है ना. अब ये कैसे होता है, ये कैसे वो आवाज़ उठाते हैं, दिस इज डन बाय क्रिएटिंग पार्टीज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट, ठीक है. यही तो करेंगे, जो भी आपके बड़े प्रेशर ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, आपके पार्टी बनाएंगे, फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा है, जब आपके सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो जाता है डायरेक्ट, तो वो क्या करते हैं, उनकी एक डिज़ायर होती है कि वो अपना क्या करे, स्किल्स का पार्ट करे और अपना डायरेक्टली जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें. जैसे कि आपका वोटिंग होता है, तो एज अ सिटीजन वो उस तरीके से उसको कर सकते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में, ठीक है. और भी क्या तरीके हैं, इसमें गवर्नमेंट को आप डिमांड अपनी रख सकते हैं, अपने व्यूज़ को रख सकते हैं. उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ठीक है ना. आप ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सकते हैं जिससे कि आपके प्रमोट हो, इंटरेस्ट आपका, व्यू पॉइंट आप लोगों का दिखा सकें. तो जब आप अपने व्यूज़ या अपने लोगों के जो इंटरेस्ट के व्यूज़ को आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको आपका इंटरेस्ट ग्रुप्स कहा जाता है और प्रेशर ग्रुप्स भी कहा जाता है, ठीक है ना.
क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट या किसी एक पर्टिकुलर व्यू के लिए वो काम करते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स पीपल डिसाइड टू एक्ट टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, और कई बार एक साथ लोग इकट्ठे हो जाते हैं बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप बनाए। वो सब लोग क्या हो जाते हैं, बस मास मोबिलाइजेशन कर देते हैं एक साथ, ठीक है ना, जैसे कि हमने देखा ही था। अब ये देखिए कार्टून क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे गरीबी हटाओ, और आपका जो ये पार्लियामेंट बनाई हुई है उसके अंदर क्या है, हमें एक कार्टून दिख रहा है जो कि एक तरीके से दौड़ रहे हैं, और ऊपर लिखा हुआ है एंड द मुंगेरी लाल कीप रनिंग। अब इसका मतलब क्या समझे आप गरीबी हटाओ, आप गवर्नमेंट ने बना दिया पॉलिसी, बट फिर भी आपके क्या है कंट्री में आपको गरीबी देखने को मिलता है, और अभी भी तक वो क्या है, बस लोग जो गरीब लोग हैं वो चलते ही जा रहे हैं उसी गरीबी में, इतने सालों से खिंचते ही चले जा रहे हैं, ठीक है ना। स्कीम लोगों ने बनाई है गवर्नमेंट ने, फिर भी अभी भी क्या है आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स है गरीब लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। अब वो क्या कहना चाह रहा है, अब इसमें क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स जो आपने किसी भी राइट या व्यू के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। आप देख सकते हैं जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द असॉल्ट ऑफ फोटोग्राफर, तो एक तरीके से आप ये प्रोटेस्ट किसने किया होगा, जर्नलिस्ट ने किया होगा। इसी तरीके से आप इसमें और भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा RWA's होप, तो RWA क्या हो गया आपका एक ग्रुप हो गया जो उसको प्रोटेस्ट कर रहा है वो इन चीज़ों के लिए। इसी तरीके से वो आपको समझाना चाह रहा है कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स क्या होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, या अटेम्प्ट करते हैं इन्फ्लुएंस करने का। कैसे, अब एक तो होती है आपके पास पॉलिटिकल पार्टी, बट जो आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ देखी है वो डायरेक्टली पावर चाहती है गवर्नमेंट में, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ना चाहती है या गवर्नमेंट से वो डायरेक्ट पावर लेना चाहती है। बट प्रेशर ग्रुप डायरेक्टली आपका पावर कंट्रोल नहीं करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, किसी भी जो आपका कोई भी कॉमन लोग जो किसी भी ऑक्यूपेशन से आते हो, कॉमन इंटरेस्ट से आते हो, जिनका एक साथ एक जैसा व्यू हो, उन सबको क्या करते हैं वो इकट्ठा करते हैं, और फिर जाके क्या बनाते हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि भाई हमें ये स्ट्रगल करना है, इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठानी है गवर्नमेंट के पास। तो ये होता है प्रेशर ग्रुप का काम, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टीज से अलग होते हैं ये, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज तो डायरेक्टली आपको मैंने पहले भी बताया, अभी वो कॉन्टेस्ट में पार्ट लेती है, इलेक्शन जीतती है, फिर गवर्नमेंट बनाती है और फिर पॉलिसीज को चेंज करती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन अबव वी केम अक्रॉस एंटिटीज दैट आर नॉट क्वाइट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देखा होगा अभी हमने प्रेशर ग्रुप की बात करी, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे कि आप नेपाल के मूवमेंट की बात करें, डेमोक्रेसी की, तो हमने एक बार वर्ड सुना होगा पीपल्स मूवमेंट। अब पीपल्स का मूवमेंट का क्या मतलब होता है, जब वो आपका कलेक्टिव एक्शन लेते हैं सब लोग मिलके, जैसे कि आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंटी लिकर मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट। तो ये आपने अब मूवमेंट की बात आने लग गई है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, तो ये सब क्या है, मूवमेंट्स है। अब जैसे आप बात करें इंटरेस्ट ग्रुप की, ठीक है, तो मूवमेंट एक और उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है वो भी इस तरीके से पॉलिटिक्स को, वो भी आपके क्या होते हैं, और पॉलिटिकल इलेक्शन में इलेक्टोरल कंपटीशन जो होता है उसमें पार्ट नहीं करते हैं। पर जो आपका मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, वो लूज ऑर्गेनाइजेशन होता है। लूज ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें कोई भी आदमी कभी भी आ सकता है, किसी भी इंटरेस्ट के आदमी इसमें जुड़ सकते हैं, कभी वो इसको छोड़ के जा सकते हैं। थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा इसका जो आपका टाइम होता है मूवमेंट का वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अब नर्मदा बचाओ, ये कुछ ये महीने या एक साल का काम थोड़ी, इसमें तो सालों लगेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसमें जो पार्टिसिपेशन होता है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है, बहुत सारे लोग इसको चलाते हैं। पर जो अगर आप प्रेशर ग्रुप की बात करें तो उसमें जो क्या होता है वो बहुत तेजी से आपका लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, स्पॉन्टेनियस मास, उसमें लोगों का एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं एक पर्टिकुलर कॉज के लिए। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो आपका प्रेशर होता है और मूवमेंट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। अब ये आपके जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होंगे। और अब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो आपके सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होंगे वो पर्टिकुलर सेक्शन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आपके कोई बिजनेस एसोसिएशन है, टीचर्स की कोई एसोसिएशन है, लॉयर्स की है, ठीक है, कोई प्रोफेशनल, कोई भी ऐसे आपके लोग हैं, तो उनकी जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसके लिए जब वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन होते हैं, आपके सेक्शनल होते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप आपको क्लियर हो गया, चाहे वो वर्कर्स हों, लेबर्स हो, बिजनेस हो, पर्सन हो, इंडस्ट्री हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। अब आप बात करें अगर
पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप तो वो क्या होता है, चलिए देखेंगे। अब कई बार क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी सेक्शन को इंटरेस्ट नहीं रिप्रेजेंट करती हैं, बट वो इन कॉमन और इन जर्नल इंटरेस्ट के लिए काम करती है। जैसे कि आपने वहाँ पे बोलीविया में देखा था, बोलीविया में क्या होता है, फेडकोर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उसके साथ और भी जुड़े, जो कि एक पर्टिकुलर जो आपका वाटर प्रॉब्लम था वो एक सेक्शन का थोड़ी था, पूरी सिटी का था, ठीक है ना। तो सब लोग उसमें एक साथ उन्होंने काम किया। तो वो चीज़ वो आपको समझा रहा है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होगा, पब्लिक ग्रुप होगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होगा वो एक कॉमन कॉज के लिए काम करता है, बट जबकि सेक्शनल जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करता है। जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, तो वो पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो सेकेंड टाइप का जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं, वो आपको प्रमोशनल ग्रुप्स भी उनको कहा जाता है या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप भी कहा जाता है। वो मैंने आपको बता दिया क्या उनका काम होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले भी आपको मूवमेंट्स का बताया था कि वो क्या उनका रोल होता है इंटरेस्ट ग्रुप से, वो कैसे अलग होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मूवमेंट्स क्या होते हैं आपके बहुत बड़े रूप में, उनकी वाइड वैरायटी होती है, वो बहुत बड़े रूप में काम करते हैं। उनका जो टॉपिक होता है स्ट्रगल का, वो क्या होता है आपका लंबे समय तक चलता है, और एक ही उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कि इतने टाइम लिमिट में आप उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। एक तरीके से वो बहुत बड़े लॉन्ग और बड़े टाइम के लिए स्ट्रगल चलाया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि आपने नेपाल में जो मूवमेंट देखा था, वो क्या था आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर था। आपने मूवमेंट भी, अब अगर हम थोड़ा सा क्लासिफाई करें तो वो भी तो एक मूवमेंट था, पर वो मूवमेंट क्या था आपका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर था कि भाई राजा को हटाना है और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है। बट वहीं आप बात करें इंडिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो एक किस टाइप का एग्जाम्पल है वो? एग्जाम्पल वो मूवमेंट का एग्जाम्पल है जो कि आपका लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब देख लेंगे थोड़ा और उसको पढ़ेंगे हम। ऐसे आपके पास और भी है। अब ऐसा और क्या है आपके पास, जैसे सरदार सरोवर डैम है, उसको जब बनाया गया तो लोगों को वहां से हटा दिया गया। ऐसे आपके पास टिहरी डैम का भी एक प्रोजेक्ट है, टिहरी से जो बनाया गया तो वहां से लोगों को हटाया गया। तो ये क्या है, तो इस तरीके का एक मूवमेंट चलाया गया कि भाई स्टॉप डैम फॉर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो क्या हो गया, डैम्स को बनाने के लिए भी कई बार स्ट्रगल चलाया गया कि भाई इतने सारे डैम्स नहीं बनने चाहिए, लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नेचर को इससे डैमेज होता है। और धीरे धीरे जो आपके मूवमेंट थे ये बहुत बड़े होते चले गए। आप पूरी कंट्री में आपका ये मूवमेंट स्टार्ट होने लगे। एक नर्मदा बचाओ से लेके सरदार सरोवर से लेके टिहरी डैम के टाइम पे बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। तो ये सारे स्ट्रगल मूवमेंट्स क्या होते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से बड़े बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है ना। दीज सिंगल इशू मूवमेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद मूवमेंट्स दैट आर लॉन्ग टर्म एंड इन्वॉल्व मोर देन वन इशू, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले ही बताया था मूवमेंट कई क्या होते हैं, वो एक इशू पे काम कर रहे होते हैं। कई मूवमेंट क्या होते हैं डिफरेंट इश्यूज को लेके चलते हैं अपने साथ। अब जैसे आपके पास कुछ और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। कुछ आपके पास इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी होते हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्या होते हैं, अब वो किसी एक पर्टिकुलर के लिए थोड़ी होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, वो आपके डिफरेंट जो भी आपके नेचर्स में जो भी आपके डैमेज हमारे द्वारा हो रहा है या लोगों के द्वारा जो भी नेचर को इफेक्ट हो रहा है उसके बचाव के लिए एक साथ स्ट्रगल किया जाता है। तो ये चीज़ आपके सब एग्जाम्पल हैं आपके क्या मूवमेंट्स के। अब आपने एक चीज़ और देखा होगा कि अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स ये क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लीडरशिप इनके अंदर आ जाती है, लीडर्स आते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को। कई बार क्या होता है कि ये सही है या गलत है, ये भी तो हमारे दिमाग में आना चाहिए। कई बार हमें ये भी लगना चाहिए कि जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो अप्रोच हैं, क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो भी आपके जो आपने मूवमेंट्स देखे होंगे ये बेनिफिट के ही लोगों के लिए काम करते हैं। बट कई बार क्या पॉलिटिक्स को लगता है कि ये चीज़ गलत है, लोगों को नहीं करना चाहिए। बट आपको हमेशा समझना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसी होगी जो कि नेचर या ह्यूमंस के अगेंस्ट होगी, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट होगी, कंट्री के अगेंस्ट होगी, तो उसके लिए मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स आपके इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को। थोड़ा सा और इसमें डीप देखते हैं कि हाउ दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको समझ में आएगी कि प्रेशर ग्रुप और जो मूवमेंट्स होते हैं उसको क्या होता है, पब्लिक सपोर्ट होता है। पब्लिक सपोर्ट होता है तो वो क्या करते हैं, उसको अपने गोल्स बनाते हैं और उसको गोल्स को उनको सिंपैथी मिल जाती है कि भाई नहीं, सबको इसके लिए काम करना चाहिए। और वो कैंपेन चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग होती है, सारे उसके लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो उस एक साथ इकट्ठे होने के बाद वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस बनाते हैं। किसके ऊपर, मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस बनता है। मीडिया फिर उसे क्या करती है, और ज़्यादा अटेंशन देती है और उस इशू को आपका ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाती है, ठीक है ना। और क्या होता है, और वो प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिससे कि गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, जो प्रोग्राम्स है, उसको दोबारा से चेंज किया जा सके या उसमें कोई भी आपकी जो गलती है उसको सही किया जा सके।
चाहे उसके लिए आपके वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉयज़ के एसोसिएशन हो, ये कुछ ऐसे हैं जो आपके मूवमेंट ग्रुप्स हैं जो अक्सर आपने देखा होगा कि स्ट्राइक्स पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स ने कोई भी लॉ बनाया फैक्ट्री ने या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसको वो चैलेंज करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है ना। और कुछ आपके पास बिजनेस ग्रुप्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स या किसी डिपार्टमेंट या किसी भी ग्रुप के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उसके जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप ऑफ मूवमेंट से आपके जुड़े हुए होते हैं, उनकी बॉडीज से वो जुड़े हुए होते हैं, उसकी कमिटी से वो इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि भाई आपने जो ये बिजनेस ग्रुप के लिए जो बनाया है, जो रूल बनाया है वो गलत है, उससे ये डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इस तरीके से ये लोग एक तरीके से प्रेशर ग्रुप ऑफ मूवमेंट से जुड़े होते हैं गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब कई बार क्या होता है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो आपको डायरेक्टली पार्टी में इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, बट वो बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। और कई बार जो मूवमेंट्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है या पॉलिटिकल जो पोजीशन होता है मेजॉरिटी का, वो कई बार उनको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, लोगों को सुनना पड़ता है, डिफरेंट फॉर्म्स में उनको डायरेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं वो अपनी मनमानी करने लग जाती हैं। तो ये प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स का काम होता है कि वो किस तरीके से आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर डाले कि वो कभी भी गलत डिसीजन लेने से पहले हमेशा सोचे और डिस्कस करें कि ये चीज़ें गलत है, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो तुरंत आपके प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स क्या होंगे, आपके लिए इन्फ्लुएंस बनाना स्टार्ट कर देंगे, स्ट्राइक होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ भी काम होता है प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स का। अब कई बार क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो खुद एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज या उनके पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनके द्वारा रन किए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स आप देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसी कोई जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ काम करती है तो ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लीडर्स उन प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो लीडर्स होते हैं उस पार्टी के वो खुद उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? तभी तो एक साथ इतना सारा मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, उसकी जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं वो प्रेशर ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारी भीड़ वो एक साथ इसलिए इकट्ठा कर पाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि मूवमेंट से बनती हैं। अब जैसे कि आपके पास आम आदमी पार्टी है इंडिया में, वो क्या होता है, एक मूवमेंट उन्होंने चलाया था करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद जब उन्होंने वो चलाया तो उससे क्या हुआ, आपके पास अलग पार्टी का बनाने का उनको मौका मिला, क्योंकि लोगों का सपोर्ट इन्हें मिला तो उन्होंने अलग पार्टी बना ली, ठीक है ना। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या होते हैं, आपके पास मूवमेंट से जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि डीएमके और AIADMK तमिलनाडु में उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उन्होंने भी आपका मूवमेंट चलाया था 1930 से लेकर 1940 तक। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी बना ली। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था। उसके बाद चलिए देखते हैं, द मोस्ट केसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड इंटरेस्ट और मूवमेंट ग्रुप्स इज नॉट सो डायरेक्ट। मैंने आपको पहले भी बोला था, इनका रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता है। ये बाहर से अपना मास मोबिलाइजेशन करके लोगों का सपोर्ट लेके प्रेशर बनाते हैं, ठीक है ना। कई बार जो इनकी पोजीशन होती है वो एक दूसरे को अपोज करने की होती है, पर कई बार इनके बीच में डायलॉग्स नेगोशिएशंस भी होते हैं कि भाई अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जी हम इतना, गवर्नमेंट कहती है हम आपको इतना दे सकते हैं या इस पॉलिसी में हम इतनी छूट कर सकते हैं, इतना से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो ये नेगोशिएशंस भी इनके बीच में चलता रहता है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, आपके नए लीडर्स और नई पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने अभी पहले बताया था, इन प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट से बनती रहती है। तो यही चीज़ था जो आपने अभी समझ में आया होगा आपको प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बारे में। अब जो आपने ये प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो इंटरेस्ट ग्रुप पढ़ा, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज आपने पढ़ा कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या ये हेल्दी है या नहीं है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये हेल्दी है, क्योंकि अगर ये प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स नहीं होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो डेमोक्रेसी है वो हेल्दी नहीं बन पाएगी। क्योंकि फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही कहाँ रहा, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी ग्रुप अपनी आवाज़ ना रख सके किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी में, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के वो अगेंस्ट ना जा सके, अगर वो उनको कहीं भी से भी लगता है कि ये रॉन्ग है और इसका जो बेनिफिट है ये लोगों को नहीं पहुंचेगा, तो तभी तो वो डेमोक्रेसी को एक्चुअल डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं, वेयर पीपल हैव राइट टू पुट देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर वो आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे तो वो तो फिर एक तरीके से मोनार्की हो गई, ठीक है, डिक्टेटरशिप हो गई। क्लियर हो गया? तो यही चीज़ हमने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से जो आपके स्ट्रगल्स होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं,
वो इन्फ्लुएंस बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है ना। क्योंकि और वो प्रेशर क्यों बनाते हैं, आपने ये भी तो सोचा होगा, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए, ये प्रेशर कैसे बन जाते हैं उनके ऊपर। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्टली डेमोक्रेसी में अगर आना है तो लोगों का सपोर्ट चाहिए, और अगर आप लोग ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए उनको लोगों के आगे झुकना पड़ता है। और अगर आपने कोई भी गलत काम किया है और लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं तो उससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को अनस्टेबिलिटी लगती है, जिससे कि उनको क्या होता है, लोगों की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो लोगों के लिए एक तरीके से अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए अच्छे डिसीजन लेने के लिए। तो ये था आपका चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में जो कि है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। तब तक आप इसको समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।